Hello, Manoj sir, can you hear me? Yes, yes. Yes, now you can start your meeting. I have made you co-host. Okay, sir. गुड आफ्टरनून। आज हम लोगों को टॉपिक जो पढ़ना है वो एसी पैरेलल सर्किट के बारे में पढ़ा जाएगा। एसी पैरेलल सर्किट से जब हम लोग एसी सर्किट को स्टार्ट किए थे तो उस समय कुछ बातें पढ़ी गई थी, जिसमें ये देखा गया था कि जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट था तो उस केस में वोल्टेज और करंट की जो इक्वेशन आई थी वी एम साइन ओमेगा टी और आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने थे। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड माने। ये कब था? जब हम लोगों का सर्किट प्योर रेजिस्टिव था। ये कब? प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में। प्योर इंडक्टिव सर्किट था तो उस समय प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में ये देखा गया तो जो वोल्टेज था वो वी एम साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ये इक्वेशन नंबर सेकंड था। प्योर कैपेसिटिव सर्किट के केस में आई थी जो वैल्यू, प्योर कैपेसिटिव सर्किट के केस में वोल्टेज जो था वो वी एम साइन ओमेगा टी और करंट जो आई थी वो आई एम साइन ओमेगा टी। ये साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ये वैल्यू हम लोग, ये इक्वेशन नंबर सेकंड और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी बातें हम लोग जब एसी सीरीज सर्किट पढ़ रहे थे, एसी सर्किट पढ़ रहे थे, तो उस केस में ये देखा गया था कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में ये देखा गया था कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते थे। जबकि प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में, यानी कि अगर हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस को देखा जाता था तो ये 0 डिग्री एक रेफरेंस लाइन ड्रा करते थे। इसमें एंगल 0 है और इसमें भी एंगल 0 है। जब दोनों में एंगल 0 हो तो वोल्टेज भी इसी फेज में था और करंट भी सेम फेज में होते थे। यानी कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते थे। कब? जब हमारे पास सर्किट जो थी वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट थी। प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में क्या होता था कि अगर हमने ये कहा कि एक हमने वोल्टेज को रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिया, एक वोल्टेज रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिया, उस केस में ये देखा जाता था, अब ये करंट है, एक 0 डिग्री की हमने रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिया। अब ये देखा जाता था कि वोल्टेज में जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो इसका मतलब इस 0 डिग्री पे ही हमारा वोल्टेज होता था। करंट ये बता रहा है कि वोल्टेज से, करंट ये बता रहा है कि -π/2, यानी कि इस 0 डिग्री से -π/2 का मतलब ये हमारी जो लाइन हो जाती थी वो VL हो जाती थी। ये लाइन जो हो जाती थी वो VL। तो ये पता चला कि इस वोल्टेज से करंट जो है वो 90 डिग्री लैग कर रहा होगा। इस वोल्टेज से जो करंट थी वो 90 डिग्री लैग होती थी। अब उसी तरह से थर्ड केस जो था प्योर कैपेसिटिव सर्किट के केस में ये देखा जाता था, हमने कहा कि एक 0 डिग्री की रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिया गया, वोल्टेज का जो एंगल है यहाँ पे ये 0 डिग्री है। जब ये 0 डिग्री है तो उस केस में वोल्टेज भी 0 डिग्री, यानी कि वोल्टेज इसी फेज में होगा। अब करंट की बात हो रही है तो करंट ये बता रहा है कि +π/2 है, यानी कि 90 डिग्री।
तो इस वोल्टेज से करंट जो है वो 90 डिग्री आगे है। तो हम ये कहते थे कि वोल्टेज से करंट जो है वो 90 डिग्री आगे है। यानी कि अगर ये देखा जाए कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट केस में क्या होता था कि वोल्टेज और करंट जो है वो दोनों सेम फेज में होते थे, जबकि प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में ये देखा जाता था कि प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में वोल्टेज से करंट 90 डिग्री, इस वोल्टेज से करंट जो है 90 डिग्री लैग करती थी या लैगिंग पावर फैक्टर होगा। यहाँ पे जो पावर यानी कि इसके बीच एंगल क्या होगा 0 डिग्री। 0 डिग्री का जीरो का मान 1 होगा, का जीरो की वैल्यू क्या होगी 1। तो ये कहते थे कि पावर फैक्टर जो होगा वो यूनिटी होगा। प्योर एसटी की केस में पावर फैक्टर क्या होगा यूनिटी होगा। प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में हम ये देखते थे कि इस वोल्टेज से करंट जो है वो 90 डिग्री लैग कर रही है या लैगिंग होगी। पावर फैक्टर क्या होगा लैगिंग पावर फैक्टर नेचर होगा, यानी इसका जो नेचर होगा वो लैगिंग पावर फैक्टर होगा। प्योर एसटी यूनिटी, प्योर इंडक्टिव लैगिंग पावर फैक्टर। प्योर कैपेसिटिव सर्किट के केस में ये देखा जाता था कि इस वोल्टेज से करंट जो है वो 90 डिग्री लीड करती थी। तो हम ये कहेंगे कि इस वोल्टेज से करंट जो है वो 90 डिग्री लीड कर रही है। पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर जो होगा वो लीडिंग पावर फैक्टर होगा। कौन सा पावर फैक्टर होगा लीडिंग पावर फैक्टर। ये इतनी बातें हम लोग जब एसी पैरेलल सर्किट पढ़ेंगे तो उसमें इन सब बातों का हमें पता होना चाहिए कि कब लीडिंग होगा, कब लैगिंग होगा, कब यूनिटी होगा। तो इन तीनों केस को हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में क्या होगा यूनिटी पावर फैक्टर होगा। प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में क्या होगा लैगिंग पावर फैक्टर होगा। और प्योर कैपेसिटी के केस में क्या होगा लीडिंग पावर फैक्टर होगा। तो इन तीनों केस को आगे लेके हम लोग एसी पैरेलल सर्किट में ये देखा जाएगा कि कब लैगिंग होगा कब लीडिंग होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो सर्किट पढ़ेंगे एसी पैरेलल सर्किट में वो आरएल पैरेलल सर्किट के बारे में पढ़ा जाएगा। उससे पहले कुछ बातें और जान लेते हैं कि जो इम्पीडेंस होता है जेड, इसकी यूनिट जो होगी वो ओम होती है। इम्पीडेंस की यूनिट क्या होगी ओम होती है। तो यहाँ पे ये देखा जाता है आर प्लस जे एक्स, यानी कि इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी आर प्लस जी। ये जो आपका कहलाता है इसको कहते हैं हम लोग रेजिस्टिव। ये जो होगा इसको एक्स को कहा जाता है रिएक्टेंस। इसकी भी यूनिट ओम होगी, इसकी भी यूनिट ओम होगी और इसकी भी यूनिट ओम होगी। यानी कि इम्पीडेंस की यूनिट ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम और रिएक्टेंस की यूनिट भी क्या होगी ओम होती है। जेड बराबर आर प्लस जे इंटू जे ये बताता है कि हमारा पावर हमारा लैगिंग होगा या लीडिंग होगा। बस इतने से काम हो जाता है हमारा। यहाँ पे जे ये बताएगा कि लैगिंग होगा या लीडिंग होगा। रिएक्टेंस का मतलब चाहे हमारी वो इंडक्टिव सर्किट भी हो सकती है कैपेसिटिव सर्किट भी होती है। तो एक्स ये डिनोट कर रहा है कि या तो ये एक्सएल के फॉर्म में होगा या एक्सी के फॉर्म में होगा। अगर एक्सएल की वैल्यू होगी तो ओमेगा एल होगी और एक्सी की वैल्यू होगी तो 1/ओमेगा c होगा। यहाँ पे यूनिट क्या होगी ओम होगी और यहाँ पे भी यूनिट ओम होती है। उसी तरह से एक टर्म आता है इसको हम लोग कहते हैं, इसको क्या कहा जाता था इम्पीडेंस। इसको जो कहते हैं किसका कहते हैं इसको इम्पीडेंस कहा जाता है। ये आपका रेजिस्टेंस और ये रिएक्टेंस होगा। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं एडमिटेंस, एडमिटेंस की बात करते हैं, एडमिटेंस को कैपिटल वाई से डिनोट किया जाता है। एडमिटेंस को कैपिटल वाई से डिनोट किया जाता है। एडमिटेंस जो होता है एडमिटेंस जो होता है वो इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल होता है। एडमिटेंस जो होता है वो इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल होता है। इसका एडमिटेंस जो होगा वो इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा होता है। उसी तरह से एडमिटेंस बराबर लिखा जाता है G प्लस
G प्लस J इंटू V। G जो है R जो है R का रेसिप्रोकल, R का उल्टा यानी रेजिस्टेंस का उल्टा जो होता है वो कंडक्टेंस होता है, और कंडक्टेंस को कैपिटल G से डिनोट किया जाता है और रेजिस्टेंस को कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे जो कैपिटल G है वो क्या कहलाता है, इसको कहते हैं हम लोग कंडक्टेंस, और रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस कहा जाता है। उसी तरह से यहाँ पे जब हम लोग रेजिस्टेंस के फॉर्म में यानी कंडक्टेंस के फॉर्म में लिखते हैं, एडमिटेंस के फॉर्म में, तो जी आर को कैपिटल उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, और बी जो होता है वो सब्सटेंस होता है। बी क्या होगा, सब्सटेंस कहा जाता है, यानी यहाँ पे बी जो होगा वो सब्सटेंस कहा जाता है। यहाँ पे भी वही बात होगी, या तो एक्सेल होगा या एक्सी होगा। इसकी यूनिट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो एडमिटेंस की जो यूनिट होती है, एडमिटेंस की यूनिट जो होती है वो सीमेन होती है। क्या होगी, सीमेन। एडमिटेंस की यूनिट क्या होगी, एडमिटेंस की यूनिट जो होती है वो सीमेन होती है, यानी कि एडमिटेंस की यूनिट जो होगी वो सीमेन होती है, और कंडक्टेंस की यूनिट जो होती है महू होती है। कंडक्टेंस की यूनिट महू होती है। तो इतनी बातें हम लोग यहाँ पे आगे यूज होगा। सबसे पहले बात करते हैं इम्पिडेंस की। इम्पिडेंस क्या होगा, इम्पिडेंस को जेड से डिनोट किया जाता है, कैपिटल आर प्लस जे इंटू एक्स, जहाँ पे आर जो है वो रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है वो ओम होगी। एक्स यहाँ पे रिएक्टेंस को डिनोट कर रहा है। रिएक्टेंस का मतलब ये रिएक्टेंस, इसकी यूनिट जो होगी वो भी ओम होती है। इस रिएक्टेंस को एक्सेल या एक्सी के फॉर्म में डिनोट किया जाता है। एक्सेल यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सेल का, इसको एक्सेल को क्या कहेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सेल को कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक्सी को जो कहा जाता है वो इंडक्टिव, सॉरी, एक्सी को कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। एक्सेल को इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक्सी को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहा जाता है। यहाँ पे उसके बाद आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी, यानी कि आर जो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल जो है वो कंडक्टेंस कहलाता है, और एडमिटेंस का रेसिप्रोकल जो होगा वो इम्पिडेंस होगा। एडमिटेंस की यूनिट जो होती है वो सीमेन होती है। इम्पिडेंस की यूनिट क्या होगी, ओम होती है। ओम। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, महू होती है। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, महू होती है। और बी जो है वो सब्सटेंस को डिनोट करता है, सब्सटेंस यानी कि एक्सेल और एक्सी की वैल्यू को डिनोट करता है। अब यहाँ पे एक्सेल का जो मान हो जाएगा वो ओमेगा इंटू एल, और एक्सी का जो मान हो जाएगा वो 1 ओमेगा इंटू सी। एल जो है वो इंडक्टेंस को डिनोट करता है, एल जो है वो इंडक्टेंस के डिनोट करता है, और इसकी यूनिट जो होती है, इंडक्टेंस की यूनिट जो होती है वो हेनरी होती है। इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी होती है, और ये सी जो है वो कैपेसिटेंस को डिनोट करता है, कैपेसिटेंस को डिनोट करता है, और यूनिट, इसकी यूनिट जो होगी वो फैरेड होती है। यानी कि अगर ये देखा जाए इस पूरे एसी फंडामेंटल की हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं, वहाँ पे सबसे पहला जो टर्म्स आ रहा है वो इम्पिडेंस। इम्पिडेंस को जो डिनोट किया जाता है वो जेड से, कैपिटल से जेड से डिनोट किया जाता है। इसकी यूनिट ओम होगी। यहाँ पे जेड बराबर आर प्लस जे इंटू एक्स। आर जो है वो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। एक्स जो है रिएक्टेंस है, और इस रिएक्टेंस को लिखा जाता है या तो एक्सएल के फॉर्म में होगा या एक्सी के फॉर्म में होगा। एक्सएल का मान जो होगा ओमेगा इंटू एल होगा। इसकी यूनिट, एक्सएल की यूनिट क्या होगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट ओम होगी, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की यूनिट जो होगी वो भी ओम होगी। यहाँ पे उसके बाद बात आती है एडमिटेंस की। एडमिटेंस को कैपिटल वाई से डिनोट किया जाता है, और एडमिटेंस का रेसिप्रोकल यानी कि जो उल्टा होगा वो एडमिटेंस होता है, और एडमिटेंस की यूनिट जो होगी वो सीमेन होती है। एडमिटेंस को लिखा जाता है जी प्लस जे इंटू वी। जी पे जो है जहाँ पे है वो कंडक्टेंस को डिनोट कर रहा है,
और कंडक्टेंस की यूनिट जो होती है वो महू होती है, और जे जो है जे इंटू वी ये बता रहा है, बी जो है वो सब्सटेंस को बता रहा है, जहाँ पे एक्सएल और एक्सी को डिनोट करा रहा है वो ओमेगा इंटू एल 1/ओमेगा इंटू सी। यल जो है वो इंडक्टेंस को डिनोट कर रहा है, और इंडक्टेंस की यूनिट जो होती है वो ओम हेनरी होती है, और कैपेसिटेंस की यूनिट जो होती है वो फैराड होती है। इतनी बातें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं आरएल पैरेलल सर्किट के बारे में। आरएल पैरेलल सर्किट के बारे में देखा जाएगा कि आरएल पैरेलल सर्किट कैसे काम करती है और उसमें क्या क्या वैल्यू होती है, क्या क्या मान आएगा। इसके लिए हम लोग को पैरेलल सर्किट के लिए एक बात हमेशा पैरेलल या एसी के लिए हम लोग सबसे पहले फेजर डायग्राम की बात करते हैं या वेक्टर सम की बात करते हैं। वहां पे कभी भी अलजेब्रिक सम एसी सर्किट में कभी भी अलजेब्रिक सम नहीं होता है। क्यों? वहां पे हमेशा हम लोग या तो फेजर सम लेते हैं या तो वेक्टर सम लिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर एल पैरेलल सर्किट के बारे में। सबसे पहले आर एल पैरेलल सर्किट के बारे में देखा जाए तो हमने ये कहा कि यहाँ पे हमने एक आर एल पैरेलल सर्किट बना रहे हैं। यहाँ पे जो है वो रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टेंस है, ये इंडक्टेंस है। इसको हम लोग एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया गया, यानी कि कौन सी आई एल करेंट है, यानी के बारे में बता रहा होगा। अब इसके लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फेजर डायग्राम की। जैसे ही हम लोग फेजर डायग्राम बना लेंगे वैसे ही यहाँ से हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं आरएल पैरेलल सर्किट में। और हमेशा जो है एसी पैरेलल की बात, एसी सर्किट में हमेशा या तो फेजर सम लिया जाता है या तो वेक्टर सम लिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग फेजर सम की बात कर रहे होंगे। तो ये देखा जाए कि सबसे पहले हमने एक 0 डिग्री की रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिया, 0 डिग्री की एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिए। अब उसके बाद यहाँ पे ये देखा जाए कि जब भी हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहे होंगे तो उस केस में ये देखा जाता है कि कौन सी वैल्यू इसके लिए कॉमन होगी, कौन सी वैल्यू इसके लिए कॉमन होगी। तो हम लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे ये देखा जाए कि करंट जो है वो तो दोनों में सर्किट के लिए अलग अलग है, लेकिन अगर वोल्टेज की बात किया जाए तो जो वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिल रहा है वही वोल्टेज इंडक्टेंस के अक्रॉस मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि पैरेलल सर्किट में जो होता है वो वोल्टेज का मान सेम होता है। तो जो वैल्यू समान होती है उसी को हम लोग रेफरेंस लाइन मान के ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? वोल्टेज। ये कौन सी वैल्यू होगी? वोल्टेज। अब उसके बाद अगर हम लोग ये मान लेते कि ये देखा जाता कि यहाँ पे जो सर्किट दिया हुआ है, अगर ये इंडक्टेंस नहीं होता, अगर ये इंडक्टेंस नहीं होता तो हम लोगों को क्या दिख रहा होगा? एक जो है प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है ये। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में ये देखा जाएगा कि इसी में करंट की वैल्यू होगी, यानी कि यहीं पे क्या होगा? आई आर का मान होगा। वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में हो गया। अगर ये प्योर इंडक्टिव सर्किट होती, अगर हम लोग रेजिस्टेंस की सर्किट को नहीं मानते, ये मान लेते कि यहाँ पे रेजिस्टेंस की सर्किट नहीं हो, तो ये लग रहा है कि हमें यहाँ पे एक प्योर इंडक्टिव सर्किट दे रहा होगा। और प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में क्या होता था कि वोल्टेज से करंट जो है वो 90 डिग्री लैग कर रही होती थी। तो यहाँ पे ये आपका
IL होगा। क्या हो जाएगा? ये IL। अब यहां से इन दोनों को मिला दिया जाएगा। ये एंगल जो है वो फाई होगा। ये वैल्यू कितनी है? IR, ये वैल्यू IL, और ये जो हमें प्राप्त हो रहा होगा वो I है। यानी ये कह सकते हैं कि I बराबर IR प्लस IL। यानी ये कौन सा सम है? वेक्टर सम है। यहाँ पे अगर हम लोग ये देखा जाए कि यहाँ पे पाइथागोरस में अगर अप्लाई किया जाए तो ये लिख सकते हैं कि I बराबर अंडर रूट IR स्क्वायर प्लस IL स्क्वायर। यही वैल्यू तो होगी। यहाँ पे ये वैल्यू हमें प्राप्त हो रही, यानी इस I की वैल्यू जो हमें मिल रही होगी वो IR स्क्वायर प्लस IL स्क्वायर वैल्यू प्राप्त हो रही होगी। अगर यहाँ पे ये देखा जाता है कि पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, पावर फैक्टर की, तो पावर फैक्टर की वैल्यू अगर हम लोग निकाला जाए तो cos फाई बराबर IR बाई I, यहाँ पे ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी IR अपॉन I। तो IR बराबर हम लोग अगर निकालना चाहे कि IR की वैल्यू क्या होगी इसमें, तो V बाई R हो जाएगी। IR की वैल्यू क्या होगी? IR की वैल्यू जो होगी V अपॉन R हो जाएगा। और यहाँ पे ये देखा जाए कि जो IR की वैल्यू आ रही थी, यहाँ पे हम लोग RL पैरेलल सर्किट की बात कर रहे हैं। तो RL पैरेलल सर्किट में ये देखा जाएगा कि यहाँ पे हमने AC वोल्टेज RL, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो इंडक्टेंस के पैरेलल में जुड़ा हुआ है। RL पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस जो है वो इंडक्टेंस के पैरेलल सर्किट में जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे ये करंट ये देखा जाए कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही होगी वो IR करंट फ्लो हो रही होगी, और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही होगी वो IL करंट फ्लो हो रही है। अब हमने सबसे पहले ये बात की थी कि एक फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे इस सर्किट का। इस सर्किट का जब फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये देखा जाए कि इस सर्किट में कौन सी वैल्यू कॉमन होगी। तो हमने कहा कि सबसे पहले एक हम लोग रेफरेंस लाइन 0 डिग्री मान के ड्रॉ कर लेंगे। एक 0 डिग्री की रेफरेंस लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब उसके बाद ये देखा जाए वोल्टेज जो है, वोल्टेज की बात, इसमें क्या कॉमन है? वोल्टेज, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज का मान क्या होता है? समान होता है। पैरेलल में करंट की वैल्यू अलग अलग हो सकती है उस कंपोनेंट के लिए, लेकिन वोल्टेज जो है पैरेलल में समान होता है। तो जो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज होगा वही इंडक्टेंस के क्रॉस वोल्टेज होगा। तो रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू है वो क्या है? वो यहाँ पे इसमें जो करंट फ्लो हो रही होगी वो IR है, और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही होगी वो IL करंट है। तो ये वोल्टेज की वैल्यू जो है, हमने ये कहा कि एक इसको वोल्टेज को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अगर हम ये कहते कि अगर ये मान लेते कि ये जो हमारे पास सर्किट है कुछ इस तरह का सर्किट होता, अगर इंडक्टेंस नहीं होता तो ये देखते कि ये जो हमें एक रेजिस्टिव सर्किट डिनोट कर रहा होगा। जब एक रेजिस्टिव सर्किट डिनोट कर रहा होगा तो ये देखा जाता था कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में क्या होता था कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते थे। तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू होगी वो IR करंट होगी। अब उसके बाद हम ये मान लेते कि अगर रेजिस्टेंस नहीं होता, सिर्फ इंडक्टेंस होता, तो इंडक्टेंस के केस में क्या होता था कि वोल्टेज से करंट जो है वो 90 डिग्री लैग करती थी। तो यहाँ इस वोल्टेज से करंट जो है वो 90 डिग्री लैग कर रही होगी। अब इसको यहाँ पे मिला देंगे तो ये वैल्यू तो हमें जो प्राप्त हो रही वो IR, ये वैल्यू IL है, और ये वैल्यू हमें I प्राप्त हो रही होगी। यहाँ से ये एंगल जो है वो फाई है, जिसको फेज एंगल कहा जाता है, जिसको हम लोग फेज एंगल कहा जाता है। और फेज एंगल के बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। फेज एंगल को ये कहा जाता है कि
वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम लोग फेज एंगल कहते हैं। यानी कि अगर ये देखा जाए कि फेज एंगल क्या होगा, अगर ये वोल्टेज है और ये करंट है तो यही जो इसका एंगल होगा वो फेज एंगल होगा। तो यहाँ पे ये वोल्टेज है और ये करंट, इसके बीच का जो एंगल है उसी को हम लोग फेज एंगल कह रहे होंगे। यहाँ से अब उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे तो I बराबर √IR² प्लस IL स्क्वायर होगा। अब उसके बाद पावर फैक्टर cos फाई बराबर क्या होगा, IR अपॉन I होगा। अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि IR की वैल्यू क्या होगी, ये कह सकते हैं कि IR की वैल्यू जो होगी वो V/R होगी और IL की वैल्यू क्या होगी, V/XL होगा। IL की वैल्यू क्या होगी, V/XL होगा। क्या होगी वैल्यू, V/XL। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। जब वैल्यू पुट की जाएगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, IR की वैल्यू V/R और यहाँ पे V/XL। V से V कैंसिल हो गया तो R/XL। एक्सेल का मतलब अगर हम लोग ये देखते थे कि एक्सेल का जो मान होता था वही एक्सेल के बराबर हो जाता था और इसी को हम लोग जेड के बराबर लिखते थे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, cos फाई बराबर R/Z होगा। cos फाई बराबर R/Z वैल्यू होगी। तो ये जो है वो फेज एंगल हम लोग आरएल पैरेलल सर्किट के केस में देखा जा रहा होगा कि आरएल पैरेलल सर्किट के केस में क्या था, ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम लोग इसमें जो है जब भी हम लोग एसी सर्किट की बात करते हैं तो एसी सर्किट में एक बात हमें अच्छी तरीके से आना चाहिए, फेजर डायग्राम बनाना। अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल पर्पज से देखा जाए कि जिस बच्चे को फेजर डायग्राम बनाना आ जाता है तो ये जान लीजिए कि उसके लिए इलेक्ट्रिकल आसान हो जाता है, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रिकल ही जो है वो फेजर डायग्राम के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे और यहीं से हम लोग सीखते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी सर्किट की इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो तीन ही कंपोनेंट का हमें फेजर डायग्राम बनाना पड़ता है हमेशा, या तो रेजिस्टेंस होगा या इंडक्टेंस होगा या कैपेसिटेंस होगा। इन्हीं तीन पैरामीटर पूरा जो है इलेक्ट्रिकल पड़ता है और इन्हीं तीनों पैरामीटर का हमें फेजर डायग्राम बनाना पड़ता है। तो बेसिक फेजर डायग्राम की अगर हम लोग बात कर रहे थे तो वही रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। अब उसके साथ आरएल हो सकता है, आरसी हो सकता है, आरएल आरसी कुछ भी हो सकता है, इन तीनों का कंबाइन करके कर सकता है, अलग अलग दे सकता है। तो यही इन्हीं तीनों कंपोनेंट के ऊपर पूरा फेजर डायग्राम हम लोग इलेक्ट्रिकल में पढ़ा जाता है। यहाँ पे सबसे पहले आरएल पैरेलल सर्किट के बारे में पढ़ा गया। अब उसके बाद हम लोग आरसी पैरेलल सर्किट के बारे में बात करते हैं। आरसी पैरेलल सर्किट के बारे में देखा जाएगा, उसमें भी सेम वही बात होगी। क्या करना होगा, सबसे पहले हमें सर्किट बनानी होगी आरसी की। सबसे पहले आरसी की पैरेलल सर्किट बनाएंगे। तो हमने कहा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, यहाँ पे इंडक्टेंस है और इसको हम लोग एक एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया गया है। एक एसी सप्लाई से, ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है, इसमें फ्लो होने वाली करंट आईएल है, सॉरी आरसी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आरसी के बारे में यहाँ पे रेजिस्टेंस के पैरेलल में हम लोग कैपेसिटेंस जोड़ते हैं। यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही होगी वो आईसी करंट है, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहेगी वो आई आ रहा है, यहाँ से रिजल्टेंट करंट जो जा रही होगी वो आई होगी। यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं V बराबर Vm sin ओमेगा टी, ये वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। इस वोल्टेज अप्लाई करने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जंक्शन पॉइंट दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है हमें, एक जंक्शन पॉइंट दिख रहा है। ये इस तरह से करंट फ्लो डिवाइड हो रही हो, यानी यहाँ से करंट चली होगी, कुछ करंट इधर जा रही है, कुछ करंट इधर जा रही है, सेम वही बात यहाँ पे हो रही है। तो ये देखा जा रहा होगा वो आपका जंक्शन पॉइंट है। इस जंक्शन पॉइंट से करंट जो है वो डिवाइड हो रही है।
और डिवाइड होने के बाद किसमें कितनी करंट जा रही होगी वो लोड के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि रेजिस्टेंस का लोड कितना है, कैपेसिटेंस का लोड कितना है, उसके ऊपर ही डिपेंड कर रहा होगा। अब सबसे पहले हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, इसके लिए क्या बनाएंगे, यहाँ पे अगर आई आर की वैल्यू क्या होगी, वी बाई आर होगी, आईसी की वैल्यू क्या होगी, वी अपॉन एक्सी होगी, वी अपॉन एक्सी होगी। अब ये आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर आई आर वेक्टर आई बराबर वेक्टर आई आर प्लस वेक्टर आई सी। ये कभी भी वैल्यू जो है अलजेब्रिक सम में ही हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये आई का मान जो होगा वो आई आर प्लस आई सी के बराबर होगा। ये अगर देखा जाए एसी सर्किट में तो हमेशा गलत होगा। क्या होगा, वेक्टर आई बराबर वेक्टर आई आर प्लस वेक्टर आई सी, ये जो है वो आपका सही मान होगा। अभी हम लोग एक एग्जांपल लेके देख लेंगे कि उसमें वैल्यू क्यों सही गलत नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ये अब उसके बाद इस सर्किट का सबसे पहले हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमने कहा कि सबसे पहले ये 0 डिग्री की रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिए, एक 0 डिग्री की रेफरेंस लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली गई। अब उसके बाद ये देखा जाए कि इसमें क्या कॉमन होगा, इस सर्किट के लिए जो कॉमन होता है उसी को रेफरेंस लाइन पे ले लेते हैं या ड्रॉ कर लिया जाता है। तो यहाँ पे जो कॉमन होगा क्या कॉमन होगा, वोल्टेज कॉमन होगा। तो पैरेलल सर्किट में हमेशा वोल्टेज कॉमन होता है, वोल्टेज सब जगह, चाहे रेजिस्टेंस हो, इंडक्टेंस हो, कैपेसिटेंस हो, कोई भी वैल्यू हो, कोई भी लोड लगा हुआ हो, सब जगह जो है वोल्टेज का मान समान होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो वोल्टेज हमने ले लिया। अब उसके बाद अगर हम बात करते ये हमारे पास इस तरह की सर्किट होती तो ये देखा जाता है, अगर ये मान लेते कैपेसिटेंस नहीं होता तो यही सर्किट तो बची। जब ये सर्किट बनती तो प्योर एसी सर्किट की तरह दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो करंट होगी वो आईआर करंट होगी। अब उसके बाद अगर ये वैल्यू नहीं होती, क्या रेजिस्टेंस नहीं होता, तो हमें ये कैपेसिटेंस की तरह दिखते, प्योर कैपेसिटेंस। तो ये क्या होगा, ये 90 डिग्री लीड कर रहा होगा। ये वैल्यू क्या हो रही कि 90 डिग्री लीड कर रहे हैं, यानी आईसी का मान। अब इसका रिजल्टेंट चाहिए, रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ से पैरेलल लाइन इसके ड्रॉ कर देते हैं और ये यहाँ पे कट कर रहा होगा। ये एंगल जो होगा वो फाई होगा, ये वैल्यू जो है वो आई आर है, ये वैल्यू जो है वो आई एल है, और ये मान जो है वो आई होगा। ये मान क्या होगा, वो आई होगा। अब ये वैल्यू आई हो गई, तब यहीं से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर लेंगे। तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, आई आर स्क्वायर प्लस आई एल स्क्वायर अंडर रूट आई आर स्क्वायर प्लस आई सी स्क्वायर प्लस आई सी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पे आई की वैल्यू आ गई, आई आर स्क्वायर प्लस आई एल स्क्वायर, ये वैल्यू हमें यहाँ प्राप्त हो रही होगी। अब उसके बाद अगर फेजर डायग्राम की पावर फैक्टर की बात कर ली जाए तो यहाँ पे भी पावर फैक्टर जो होगा cos फाई बराबर आर बाई जेड होगा, और आई की जो वैल्यू होगी वो आई बराबर अंडर रूट आई आर स्क्वायर प्लस आई सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे आई आर बराबर क्या होगा, वी अपॉन आर, आई सी बराबर वी अपॉन एक्स सी, या लिख सकते हैं वी अपॉन एक्स सी को ले क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू सी, वी अपॉन ओमेगा इंटू सी। एक्स सी जो है इसकी यूनिट जो होती है वो ओम होगी, और ये इसकी यूनिट वोल्टेज होती है। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो यहाँ से आरसी पैरेलल सर्किट के बारे में देखा गया। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं, क्या क्या पढ़ लिया, आरएल पैरेलल सर्किट, आरसी पैरेलल सर्किट। अब उसके बाद करते हैं आरएलसी पैरेलल सर्किट के बारे में। आरएलसी पैरेलल सर्किट, आरएलसी पैरेलल सर्किट के बारे में ये देखा जा रहा होगा कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें आर
एल और सी पैरेलल सर्किट के बारे में, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। हमने कहा कि ये आपका रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस और ये कैपेसिटेंस होगा, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। और यहाँ पे ये वोल्टेज अप्लाई कर दिया गया। वोल्टेज कौन सा है? V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। अब यहाँ से I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही होगी, तो इसमें जो करंट जा रही होगी वो IR, यहाँ पे करंट IL, और यहाँ पे जो करंट होगी वो IC करंट होगी। अब उसके बाद यहाँ पे ये देखा जाए कि IR बराबर क्या मान आएगा? V अपान R, IL बराबर V अपान XL, और IC बराबर V अपान XC। IR का मान ये वैल्यू आएगी, IL की वैल्यू V अपान XL और IC की वैल्यू V अपान XC। ये देखा जाए कि यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर I बराबर वेक्टर IR प्लस वेक्टर IL प्लस वेक्टर IC, ये वैल्यू हमें प्राप्त हो रही होगी। अब इसका फेजर डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये देखा जाएगा कि क्या वैल्यू आ रही होगी। सबसे पहले हमने कहा कि एक 0 डिग्री की रेफरेंस लाइन जो है वो ड्रॉ कर लें। एक 0 डिग्री रेफरेंस लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली जाएगी। अब इसमें जो है वो 3 कंडीशन हो सकती है। अगर आरएल पैरेलल सर्किट की हम लोग बात करें तो आरएल पैरेलल सर्किट में 3 कंडीशन बन सकती है। पहली जो कंडीशन हो सकती है, ये तो IL का मान IC के बराबर होगा। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि IL इज ग्रेटर देन IC। तीसरी कंडीशन जो हो सकती है वो IL का मान जो है वो IC से ज्यादा, IC का मान ज्यादा है किससे? IL से। पहला जो है यानी कि इस इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का में जो करंट फ्लो हो रही होगी वो दोनों करंट बराबर होगी। दूसरी जो है या तो IL का मान ज्यादा है किससे? IC से, तो IL इज ग्रेटर देन IC। और तीसरी कंडीशन हो सकती IL लेस देन IC, यानी IL का मान जो है वो IC का मान जो है वो IL से ज्यादा होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन की, केस नंबर 1। केस नंबर फर्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो केस नंबर फर्स्ट में क्या होगा? सबसे पहले हम लोग एक 0 डिग्री की रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक 0 डिग्री रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जब 0 डिग्री की रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिए, अब उसके बाद जो है 0 डिग्री की एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिए। अगर हमारे पास ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट होती तो उस केस में क्या होता? यहाँ पे ये वोल्टेज सभी के लिए क्या हो जाएगा? समान होगा। तो वोल्टेज तो इसी फेज में होगा, वोल्टेज सेम फेज में होगा। अब उसके बाद हम लोग IL का मान कह रहे हैं, तो IL क्या होगा? इस वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहा होगा, यानी ये IL होगा। और ये जो होगा IC की वैल्यू 90 डिग्री लीड कर रही होगी, यानी ये IC है। ये जो कंडीशन ये कह रही है कि IL का मान IC के बराबर है, यानी जितनी वैल्यू IL की है उतनी वैल्यू IC की है। तो एक बात हमें ये लग रहा होगा, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस होगा। एक बात हमें यहाँ ये लग रहा होगा कि ये IL यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? IL माइनस IC इक्वल टू 0। IL का मान IC के बराबर है, यानी कि अगर हम ये कहें कि IL की वैल्यू जो है 5 एम्पियर होगी और IC की वैल्यू भी 5 एम्पियर होगी, तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये देखा जा रहा है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू तो कैंसिल आउट हो गई।
तो IL का मान IC के बराबर हुआ तो ये वैल्यू जो है कैंसिल आउट हो गई। और जब ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई तो यानी कि हमें फेजर डायग्राम किस तरह से मिल रहा होगा, ये वोल्टेज होगा और यहीं पे करंट है। तो एक बात अगर हमें याद आ रही होगी तो ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में होता था। प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में क्या होता कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते थे। जब वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते थे तो फाई की वैल्यू क्या हो जाती थी, 0 डिग्री। यानी कि पावर फैक्टर की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर यूनिटी होता है। पावर फैक्टर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिटी होगा। यानी कि जब IL का मान IC के बराबर होगा तो वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होंगे और उस समय पावर एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा और पावर फैक्टर का मान यूनिटी हो जाएगा। तो ये कब आ रहा है केस, जब IL का मान IC के बराबर होगा। अब दूसरी कंडीशन ले सकते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा होगा कि दूसरी कंडीशन में केस नंबर फर्स्ट में क्या आ रही है वैल्यू, केस नंबर फर्स्ट में ये देखा जा रहा होगा कि IL का मान IC के बराबर है। जब IL का मान IC के बराबर है तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गई। और जब कैंसिल आउट कर गई तो क्या मिल रहा होगा, हमें एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह ये बिहेव कर रहा होगा। और जब ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा होगा तो उस समय क्या होगा कि एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा। एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। और पावर फैक्टर का मान यानी cos फाई की अगर हम लोग बात करें कि cos फाई बराबर क्या हो जाएगा, यानी फाई की वैल्यू 0 रख देंगे। फाई की वैल्यू जब 0 रख देंगे तो ये cos 0 का मान क्या होगा, 1 होगा। तो पावर फैक्टर का मान क्या हो जाता है, वो यूनिटी हो जाता है। कब, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में यही बात आ रही थी। वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते थे, फेज एंगल 0 हो जाता था, पावर फैक्टर का मान यूनिटी हो जाता था। ये सर्किट जो है वो हमारी IL का मान IC के बराबर होने के बाद ये सर्किट जो है वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रही होगी। यानी कि ये देखा जाए कि इस सर्किट में I का मान जो है वो IR के बराबर हो जा रहा होगा। यही तो हो रहा होगा, ये वैल्यू 0 हो गई। यानी ये देखा जाए कि I का मान क्या हो जा रहा होगा, ये IL माइनस IC और प्लस IR। तो ये वैल्यू तो 0 हो गई तो क्या बचाएगा, I बराबर IR। यानी कि पूरी की पूरी करंट जो है वो सिर्फ रेजिस्टेंस में ही फ्लो हो रही होगी। कब, जब हमारा यहाँ पे IL का मान IC के बराबर हो रहा होगा। अब सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकेंड कंडीशन में ये देखा जा रहा होगा, सेकेंड कंडीशन क्या आ रही है कि IL का मान जो है वो IC से ज्यादा होगा। जब IL का मान IC से ज्यादा होगा तब क्या होगी वैल्यू, यहाँ पे I हो गया। अब उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, ये देखा जाए कि सबसे पहले केस नंबर सेकेंड की बात कर रहे हैं। केस नंबर सेकेंड में क्या हो रहा है कि हम लोग ये कह रहे हैं कि IL की वैल्यू जो है वो IC से ज्यादा है। अब हमने सबसे पहले एक 0 डिग्री रेफरेंस लाइन ड्रा कर लिए, वोल्टेज सेम हो जाएगा, वोल्टेज इसी फेज में होगा, रेजिस्टेंस जो होगा ये वाली सर्किट IR। अब उसके बाद IL की बात कर ले, 90 डिग्री लैग कर रहा होगा, लैग कर रहा होगा और करंट है जो है 90 डिग्री लीड कर रही होगी। ये वैल्यू जो है वो IC है। अब इसका रिजल्टेंट कैसे प्राप्त करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि IL का मान IC से ज्यादा होगा। अगर हम ये कहें कि ये पूरा जो है IL का मान जो है वो 10 है और IC का मान कितना है, वो 5 है, तो IL माइनस IC अगर कर देंगे तो हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो ये कितना मिलेगा, 5 ही तो मिलेगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू प्राप्त हो रही इस पूरे में से ये वैल्यू घटा देंगे तो IL माइनस IC वैल्यू हमें ये प्राप्त हो रही होगी। अब ये इसका रिजल्टेंट होगा, यहाँ से इसकी वैल्यू को मिला दिया जाएगा। ये एंगल जो होगा वो फाई होगा और ये वैल्यू जो है वो IL माइनस IC होगा।
यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो आई आर, ये वैल्यू हमें क्या कौन सी मिल रही होगी, आई। अब यहाँ से अगर हम लोग पाइथागोरस में अप्लाई कर दिया जाए तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई आर स्क्वायर प्लस आई एल माइनस आई सी का होल स्क्वायर। ये वैल्यू तो हमें प्राप्त हो रही होगी, यानी इस आई का मान जो होगा, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर दी जाएगी, आई बराबर अंडर रूट वी अपान आर स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्सएल माइनस 1 अपान एक्सी का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमें आई बराबर प्राप्त हो रही होगी, क्या मिल रही होगी, v यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो v कॉमन हो गया तो 1 बाई आर का होल स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्सएल माइनस 1 अपान एक्सी का होल स्क्वायर। तो ये भी यहाँ आ जाएगा तो आई अपान वी हो जाएगा, आई अपान वी बराबर हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 अपान आर स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमें केस सेकंड में प्राप्त हो रही होगी। अब उसके बाद केस नंबर थर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं कि केस नंबर थर्ड में क्या वैल्यू हमें प्राप्त हो रही होगी, वो देख लिया जाए। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी, एक बार फिर से देख लेते हैं कि जब आई का मान IC से ज्यादा होगा, अब उसके बाद हम लोग सबसे पहले क्या बताए थे कि एक 0 डिग्री की रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिए। अब उसके बाद आई जो वोल्टेज है दोनों सबके लिए कॉमन हो जाएगा, तो वोल्टेज यहाँ पे सेम फेज में हो जाएगा V। अब उसके बाद करंट, ये रेजिस्टिव सर्किट है तो IR उसी में हो जाएगा, ये इंडक्टिव सर्किट होगी तो 90 डिग्री लैग कर रहा होगा, कैपेसिटिव सर्किट होगी तो 90 डिग्री लीड कर रहा होगा। अब इसका रिजल्टेंट प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ पे IL का मान IC से जब ज्यादा होगा तब IL माइनस IC कर दिया, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा होगा, IL माइनस IC की वैल्यू प्राप्त हो जा रही होगी। अब उसके बाद ये इसका रिजल्टेंट I मिल रहा होगा, तो I बराबर अंडर रूट आई स्क्वायर IR स्क्वायर प्लस IL माइनस IC का होल स्क्वायर। उसके बाद I बराबर अंडर रूट VR, यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, IR की वैल्यू, IL की वैल्यू और IC की वैल्यू पुट कर दिए। अब पुट करने के बाद यहाँ से V कॉमन ले लिए तो I अपान V, आई अपान V, यानी अगर Z बराबर हम लोग देखा जाए तो V अपान I आया था, तो यहाँ पे क्या वैल्यू प्राप्त हो रही, I अपान V। तो ये जो वैल्यू प्राप्त हो रही होगी वो हमें 1 अपान Z के फॉर्म में ही तो आ रही होगी। यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो रही होगी, ये जो है 1 अपान Z बराबर लिख सकते हैं 1 बाई Z बराबर अंडर रूट 1 अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्सएल माइनस 1 अपान एक्सएल माइनस 1 अपान एक्सी का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमें इस फॉर्म में प्राप्त हो रही होगी 1 बाई जेड की वैल्यू। अब वही यही 1 बाई जेड क्या होता था, अगर हम लोग इसी को देख लिया जाए 1 बाई जेड क्या होता था, एडमिटेंस के बराबर होता था, और यहाँ पे 1 बाई आर कंडक्टेंस होता था, और ये जो वैल्यू आती थी 1 अपन एक्सएल माइनस 1 अपन सी क्या आता था, प्लस जे इंटू वी का होल स्क्वायर। यही वैल्यू तो सब्सिस्टेंस होती थी, यानी कि यहाँ पे v का जो मान है वो 1 अपान एक्सएल माइनस 1 अपान एक्सी का होल स्क्वायर, यही वैल्यू तो आ रही होगी भी। तो ये वैल्यू हमें यहाँ से प्राप्त हो जा रही होगी। जी जो है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, बी जो है वो 1 अपान एक्सएल माइनस 1 अपान एक्सी का रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमें एडमिटेंस के फॉर्म में ये वैल्यू प्राप्त हो रही होगी। अब उसके बाद थर्ड
केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड ये कह रहा है कि आईसी का मान जो है वो आईएल से ज्यादा होगा, यानी आईसी की वैल्यू ज्यादा है। जब आईसी की वैल्यू ज्यादा होगी तो हमने ये कहा कि सबसे पहले यहाँ पे ये आई आर का मान क्या होता है, वी बाई आर। आई एल की वैल्यू वी अपॉन एक्सएल, और आईसी की वैल्यू क्या होगी, वी अपॉन एक्सए। ये वैल्यू हमें यहाँ से प्राप्त हो रही होगी। अब केस नंबर थर्ड में ये देखा जा रहा होगा कि हमने सबसे पहले क्या कहा कि एक 0 डिग्री की रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिया गया। अब उसके बाद वोल्टेज यहीं पे होगा। इस आईएल की करंट क्या होगी, ये होगी 90 डिग्री लैग कर रही होगी। आईसी का मान क्या है, 90 डिग्री लीड कर रही होगी। ये वैल्यू जो है वो आईसी होगी। अब आईएल आईसी का मान आईएल से ज्यादा है, तो यहाँ से हम लोग इतनी वैल्यू ले लेंगे, तो ये वैल्यू जो होगी वो आईसी माइनस आईएल हो जाएगी। तो यहाँ से इसका रिजल्टेंट हमें प्राप्त हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, यानी ये एंगल, यही तो हम लोग कह रहे थे ना कि करंट और वोल्टेज, यही तो एंगल, फेज एंगल क्या होता है, करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम लोग फेज एंगल कहा जाता है। और फेज एंगल निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ये आई की वैल्यू प्राप्त करेंगे। आई का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई आर स्क्वायर प्लस आई सी माइनस आई एल का होल स्क्वायर आएगा वैल्यू। अब उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो वी अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस वी अपॉन एक्सी माइनस वी अपॉन एक्सएल का होल स्क्वायर। यहाँ से v कॉमन ले लेंगे, तो आई बाई v कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा आई बाई वी अंडर रूट 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्सी माइनस 1 अपॉन एक्सएल का होल स्क्वायर। यही वैल्यू हमें प्राप्त हो रही होगी। अब ये आई अपॉन वी क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग प्योर आरएलसी सीरीज सर्किट पढ़ रहे थे तो V अपॉन आई की वैल्यू जो आ रही थी वो जेड के फॉर्म में आ रही थी, इम्पीडेंस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई बाई वी है, तो क्या हो जाएगा 1 बाई जेड। तो यहाँ पे जेड जो है वो इम्पीडेंस होगा, तो 1 बाई जेड बराबर क्या आ जाएगा, 1 बाई जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्सी माइनस 1 अपॉन एक्सएल का होल स्क्वायर। यही इम्पिडेंस क्या होगा, एडमिटेंस y बराबर अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और यही वैल्यू जो है बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन एक्सएल माइनस 1 अपॉन एक्सी माइनस 1 अपॉन एक्सएल का होल स्क्वायर। ये वैल्यू जो है बी स्क्वायर के बराबर होगी। तो एडमिटेंस बराबर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हमें यहाँ से प्राप्त हो जा रही होगी। ये हम लोगों का आरएलसी पैरेलल सर्किट का है। तीनों केस को हम लोग स्टडी कर लिए। सबसे पहला जो केस था वो आईएल का मान आईसी से आईएल का मान आईसी के बराबर था। सेकंड केस था आईएल इज ग्रेटर देन आईसी। थर्ड केस आईसी इज ग्रेटर देन आईएल, यानी फर्स्ट केस में आईएल का मान आईसी के बराबर था, सेकंड केस में आईएल का मान ज्यादा था आईसी से, थर्ड केस में आईसी की वैल्यू ज्यादा थी किससे, आईएल से। तो ये तीनों केस को हम लोग पढ़ लिए। अब उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग आरएलसी रिजोनेंस के बारे में देखा जाए। आरएलसी रिजोनेंस के बारे में, आरएलसी पैरेलल सर्किट रिजोनेंस।
RLC पैरेलल सर्किट रेजोनेंस। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग RL पैरेलल सर्किट बनाते हैं। IR, IL और IC, CL और R, ये वोल्टेज V होगा। रिजोनेंस की जो कंडीशन होती है कि रिजोनेंस की कंडीशन में IL का मान जो है वो IC के बराबर हो जाता है। IL का मान IC के बराबर हो जाता है। कैसे होता है? जब हम लोग यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये जानते हैं कि इंडक्टर और कैपेसिटेंस का जो नेचर होता है, इंडक्टर और कैपेसिटेंस का जो नेचर होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है, चाहे हम लोग इंडक्टर की बात करें या कैपेसिटर की बात करें। तो होता क्या है कि जैसे ही हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इस वोल्टेज अप्लाई करने के कारण इंडक्टर में करंट फ्लो होने लगती है और कैपेसिटर में भी करंट फ्लो होने लगती है। उस करंट फ्लो होने के कारण क्या होता है कि एक कंडीशन ऐसी बनती है कि जहां पे IL का मान IC के बराबर हो जाता है। जब IL का मान IC के बराबर हो जाता है तो उसी को हम लोग रिजोनेंस कहा जाता है। जब IL का मान IC के बराबर हो जाता है तो उसी को हम लोग रिजोनेंस कहा जाता है। क्योंकि इस इंडक्टर और कैपेसिटेंस में करंट की वैल्यू यानी IL और IC की वैल्यू का मान बराबर हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग करंट मैग्निफिकेशन भी कहा जाता है। करंट इसीलिए हम लोग इसको करंट मैग्निफिकेशन भी कहा जाता है। इस सर्किट को क्या कहा जाता है? करंट मैग्निफिकेशन भी कहा जाता है। अब इस IL का मान IC के बराबर हो जाता है, यानी कि V अपान IL की वैल्यू क्या होगी? V अपान XL, और IC की वैल्यू क्या होगी? V अपान XC। ये वैल्यू कट हो गई तो ये क्या मान आ जाएगा? XL बराबर XC। क्या मान आ जाएगा? XL बराबर XC हो जाएगा। जब XL का मान XC के बराबर हो गया तो ये ओमेगा नॉट इंटू L बराबर 1 अपान ओमेगा नॉट इंटू C। तो ओमेगा नॉट यानी ये जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा हूं, ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट L इंटू C। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपान अंडर रूट L इंटू C। ये रिजोनेंस एंगुलर के फॉर्म में आ रही है एगलेन। अब उसके बाद फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में देखा जाए तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई इंटू एफ ओमेगा नॉट। अब ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होगी? 2 पाई एफ नॉट, या इसको हम लोग कहते हैं रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे एफ नॉट जो होगा 1 अपान 2 पाई अंडर रूट L इंटू C। इसी को हम लोग कहते हैं रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। यानी अगर ये देखा जाए यहाँ पे क्या हुआ कि हमने इस वोल्टेज को अप्लाई किया। इस वोल्टेज अप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि इस इंडक्टर और कैपेसिटेंस में एक समय IL का मान IC के बराबर हो गया। जब जिस समय IL का मान IC के बराबर हुआ, जिस समय IL का मान IC के बराबर हुआ उसी को हम लोग कहते हैं जब IL का मान IC के बराबर हो गया तो उसी को हम लोग कहते हैं कि करंट मैग्निफिकेशन कहा जाता है। यानी कि RL पैरेलल सर्किट को भी हम लोग
करंट मैग्निफिकेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरएल पैरेलल सर्किट को ही हम लोग करंट मैग्निफिकेशन भी कहा जाता है। तो जो जो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही थी 1/2 पाई अंडर रूट एल इंटू सी होगा। थोड़ा सा अगर हम लोग ये देखा जाए यहाँ पे, थोड़ी सी जो वैल्यू की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या वैल्यू आ रही होगी, तो यहाँ पे अगर ये देखा जाए जब यहाँ पे आई की वैल्यू निकाले थे, आई बराबर अंडर रूट आई आर स्क्वायर प्लस आई एल माइनस आई सी, ये वैल्यू तो प्राप्त हो रही थी का होल स्क्वायर। जब आई एल का मान आई सी के बराबर हो गया, आई एल का मान क्या हो गया? आई सी के बराबर हो गया, तो इसका मतलब कि यानी ये वैल्यू जब बराबर हुई तो ये मान तो 0 हो गया। पहले करंट के साथ ये वैल्यू जो है वो जुड़ी हुई थी, करंट के इसके साथ क्या हुआ था? करंट की इसके साथ ये वैल्यू जुड़ी हुई थी, तो उस कंडीशन में करंट सभी जगह अलग अलग जा रही थी। लेकिन जैसे ही रिजोनेंस हुआ ये मान तो 0 हो गया। जब ये मान 0 हो गया तो आई की वैल्यू जो होगी वो आई आर स्क्वायर के बराबर होगी। यानी ये कह सकते हैं कि इस सर्किट में उस समय करंट मैक्सिमम फ्लो हो रही होगी। यही तो बात हो रही होगी ना कि करंट क्या हो गई? करंट जो हो गई वो मैक्सिमम ही तो हो गई। Mr. Manoj, time is up. Kindly conclude, please. ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। Thank you very much. I'm ending this meeting. थैंक यू सर।